सबसे पहले प्रेडिक्शन शुरू करना है ज़ोडिएक साइन से। प्लैनेट्स को भूल जाना है, ज़ोडिएक साइन का कैरेक्टरिस्टिक उठाना है और वहां से प्रेडिक्शन बनाना है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो कि 7th हाउस पे कैंसर कर्क राशि बना हुआ है, कर्क राशि बना हुआ है। तो आपके दिमाग में सबसे पहला चीज आना चाहिए कि शादी में जो फ्लेवर डायरेक्टली जो दिखने वाला है वो कर्क राशि का फ्लेवर दिखने वाला है। कर्क राशि के फ्लेवर से क्या मतलब है? शादी में मदर फिगर, प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, पब्लिक इमेज, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा, या शादी में इन सब चीजों की वजह से दिक्कत होगा, या शादी करने का ये सब एक मेन एजेंडा होगा। फिर अपने को देखना है कि उन सब फ्लेवर में से कौन सा एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको दिखता है। तो जैसे कि इस कुंडली में देख सकते हो आप, सिर्फ अभी अपन सबसे पहले अपन सिर्फ D1 से शुरू करते हैं, D1 के बाद अपन D9 में घुसेंगे। तो सबसे पहले आप जैसा कि देखते हो 7th हाउस में कर्क राशि है, तो अपने को समझ में आ जाता है कर्क राशि का फ्लेवर है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक है इसमें शादी में। फिर प्रेडिक्शन जैसे ही अपने को आगे बढ़ाना होता है, अपने को देखना होता है कि प्रॉपर्टीज की वजह से है, गाड़ी का ज्यादा फ्लेवर है, या मदर फिगर का अगर फ्लेवर है तो किसका है, लड़की के मदर फिगर का या सास का, या किस तरीके से क्या फ्लेवर है। तो फिर आप जैसे देखोगे इस चार्ट में कि ये जो 10th हाउस होता है, 10th हाउस होता है सास का, 10th हाउस होता है सास का, और 10th हाउस में बैठा हुआ है कौन सा राशि? 10th हाउस में है अपना तुला राशि, जो कि काल पुरुष की कुंडली में नेचुरल राशि है शादी का। और वहां बैठा हुआ है राहु, जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर है ट्रबल का, और बैठा है जुपिटर। तो जिन लोगों को नहीं पता राहु प्लस जुपिटर कॉम्बिनेशन के बारे में, तो राहु और जुपिटर का जो आइडियोलॉजी है वो प्योर अपोजिट आइडियोलॉजी है। ये कॉम्बिनेशन वैसे तो लोगों को एक प्रकार से मल्टीपल विषय का ज्ञाता बनाता है, लेकिन जब पर्सनल रिलेशन के बात आई तो पर्सनल रिलेशन में ये बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं आप। और इसमें जब आप देखेंगे, आप ये भी देख सकते हैं कि जो 7th हाउस है, 7th हाउस के लॉर्ड जो मून है, चंद्रमा है, चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा हुआ है। यानी जातक के लिए 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है, यानी कि ये मारक भाव का स्वामी बाधक भाव में बैठा है। यानी कि मारक जब बाधक में बैठे या बाधक जब मारक में बैठे तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है जिंदगी में। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कुंडली में उस तकलीफ से जातक हमेशा परेशान रहता है। और आप यहाँ देखेंगे कि ये जो तीसरा घर होता है, तीसरा घर आपके ट्रबल का घर होता है, आपके जीवन में जो परेशानी आती है उसका घर होता है तीसरा घर। और एक खास बात जिसके लिए अब हम नवमांश में जाएंगे, आप देखेंगे कि नवमांश में यही चंद्रमा वर्गोत्तम होके बैठा है। अब जिन लोगों को वर्गोत्तम के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं, वर्गोत्तम का मतलब होता है जब एक ही ग्रह D1 और D9 में सेम राशि में। इसका मतलब है उस ग्रह का जो एजेंडा है वो क्लियर है कि उसको क्या परफॉर्म करना है आपके लिए चार्ट में। और दोनों ही चार्ट में तीसरे घर में मून बैठा हुआ है, जो कि आपके 7th, जो कि आपका D9 और D1 दोनों में ही 7th लॉर्ड, शादी का लॉर्ड। तो ये देखते ही मैंने उनसे कहा, जब ये कॉम्बिनेशंस मैंने देखे, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन देखे, तो मैंने कहा कि मतलब पूछा कि आपके शादी में मेजर प्रॉब्लम आपकी सास की वजह से आ रहा है क्या? मतलब सास की वजह से आपको दिक्कत है क्या करके? क्योंकि 10th हाउस मून का एफ्लिक्शन ये सब मुझे जब दिखा तो उन्होंने बोला हाँ उसी की वजह से आ रहा है करके। उसके बाद फिर उन्होंने बातें आगे बताते गई और हमारा कंसल्टेशन चलता गया जो मैं पूछता गया सब सही होता गया। फिर उनका अचानक एक क्वेश्चन आया कि डिवोर्स की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि
उन्होंने पति का भी चार्ट दिखाया और वो चार्ट बहुत खराब था। और उसमें से भी जो जो मेरे को दिखा वो मैं पूछते गया और वो सब सही हुआ। और उन्होंने अपने तरफ से जो बताया उससे लगा भी कि हालत बहुत खराब है अभी। तो उन्होंने डिवोर्स के बारे में पूछा, जो कि ऑलरेडी मैं देख ही रहा था। अब आप इस चार्ट में देखेंगे कि जो सेवेंथ लॉर्ड है, आपको मैं बहुत सारे साइंस दिखाता हूँ। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, अगर आप में से मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे, जो उमंग तनेजा जी सिखाते हैं, तो उस फॉर्मूले से भी और पराशरी ज्योतिष के फॉर्मूले से भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो मून है, मून थर्ड हाउस में बैठा है, यानी कि सेवेंथ हाउस को कमजोर कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि थर्ड हाउस में वो मीन राशि में बैठा है। अब मीन राशि एक डुअल साइन है। डुअल साइन मतलब एक से ज्यादा का कारक। अब आप देखेंगे कि जो वीनस है, जो कि रिलेशनशिप का कारक है, वो भी मरकरी के साथ बैठा है डुअल साइन में, एक से अधिक का कारक। फिर आप देखेंगे कि पति के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, जो भृगु ज्योतिष है, उसमें ज्यादातर मंगल को लोग मानते हैं, पराशरी वाले भी मंगल को मानते हैं और कुछ लोग जुपिटर को मानते हैं। तो मंगल को आप देखेंगे कि केतु के साथ बैठा हुआ है। केतु विरक्ति का कारक है, विरक्ति मतलब डिस्टेंस का कारक है। और आप देखेंगे कि मार्स बुरी तरीके से सैटर्न से एफ्लिक्टेड है, जुपिटर राहु से एफ्लिक्टेड है और राहु भी मल्टीप्लिसिटी का कारक है। साथ में आप जब नवमांश का लग्न देखेंगे, क्योंकि नवमांश कुंडली मुख्य रूप से शादी के लिए ही देखा जाता है, नवमांश के लग्न में ही मरकरी बैठा हुआ है, मतलब बुध बैठा हुआ है, जो कि एक से अधिक का कारक है। या कई लोग तो कहते हैं कि अगर आप नवमांश के लग्न में बुध देखें, शनि देखें या केतु देखें तो उसको पहले बोलना चाहिए कि आप शादी ना करें। लेकिन यहाँ शादी हो चुका तो यहाँ मरकरी का कारक है, मरकरी है जो मल्टीप्लिसिटी का कारक है। मरकरी के साथ जुपिटर बैठा है, वो भी वक्री जुपिटर बैठा है। और यहाँ भी दोनों जगह में जो वक्री जुपिटर है, यहाँ नवमांश के लग्न में बैठा है, जो मेनली शादी के लिए देखा जाता है। और यहाँ जो वक्री जुपिटर है वो भी बैठा है लिब्रा में, तुला राशि में, जो कि काल पुरुष कुंडली में नेचुरल शादी का राशि माना गया है, शादी के हाउस में जो राशि होता है वहां। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सब तो हो गया पराशरी ज्योतिष के बारे में, कि पराशरी ज्योतिष के अनुसार कैसे ये दिखा रहा है कि एक से ज्यादा शादी कैसे दर्शा रहा। और अगर आप एक और खास बात देखें कि जो सेवेंथ लॉर्ड है, जो कि वर्गोत्तम होके बैठा है दोनों ही चार्ट में, यानी कि मून वर्गोत्तम होके बैठा है, सेवेंथ लॉर्ड है, मून कौन से नक्षत्र में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है, तो आप देखेंगे कि मून बैठा हुआ है मरकरी के नक्षत्र में। मून बैठा है मरकरी के नक्षत्र में, जो कि फिर से एक से अधिक का कारक होता है। अभी इनकी दशा चल रही है, सन की दशा चल रही है 2022 से 2028 तक। अभी सूर्य की दशा चल रही है। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि क्या डिवोर्स होगा। पराशरी ज्योतिष में आप सिर्फ देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, ये पराशरी ज्योतिष से बताना मुश्किल है। बता सकते हैं कि ये दशा आएगा तब होगा, लेकिन हर कोई नहीं बता सकता। जिसके पास एक्सपीरियंस हो वही बता सकता है। और अगर वो बताता भी है तो एकदम एक्यूरेटली डेट पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए हम यूज करते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जो हमारे उमंग तनेजा दिखाते हैं। उनका फॉर्मूला होता है 1-6-10, यानी कि उनके फॉर्मूला के हिसाब से तभी डिवोर्स हो सकता है। या डिवोर्स कराने के लिए जो घर जिम्मेदार होते हैं वो होता है पहला घर, छठवां घर, 10वां घर। तो मैंने वो फॉर्मूला यूज किया और देखा कि ज्यादातर प्लैनेट्स 1-6-10 मतलब दे रहे थे, जो आने वाला जो दशा है उसके अनुसार, सूर्य में नहीं। लेकिन जैसे कि क्या बोलने से, जो मून है, जो 2028 से जो शुरू होने वाला है, तो मून दे रहा था 6-10, मून में मार्स दे रहा है 6-10। तो फिर मैंने उनको उस हिसाब से डेट बताया कि इस समय शायद डिवोर्स के लिए आप फाइल करेंगे और इस समय डिवोर्स का अप्रूवल मिलेगा और ये होना निश्चित है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ रेमेडीज वगैरह पूछी, तो मैंने तो कहा कि रेमेडीज मेरे को लग नहीं रहा है कि वर्क करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपने तरफ से रेमेडीज कुछ बताई। और इसी तरीके से आपको ये याद रखना है जब भी आप प्रेडिक्शन शुरू करें या कंसल्टेशन शुरू करें, कि प्लैनेट्स को थोड़े समय के लिए भूल जाइए। आप
सबसे बेसिक से शुरू कीजिए। सबसे बेसिक होता है कि सबसे पहले आप राशि राशि को पकड़िए और राशि के थ्रू बात करना शुरू कीजिए। जैसे कि इसी चार्ट के बारे में आपको एक और चीज बताता हूँ। जब मेरे को इनका कुंडली दिखाए थे, पत्नी का और पति का दोनों का, तो पति की कुंडली में 5th हाउस में वर्गो वर्गो साइन है। वर्गो साइन है जो कि नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में डेली ऑब्स्टेकल्स का साइन होता है, जिसमें डिफिकल्टीज का जिसको साइन मान सकते हो आप। और एक और खास बात ये था कि यहाँ पास ना लड़की के चार्ट में आप देख सकते हो कि टॉरस राशि है। टॉरस कारक होता है फर्टिलिटी का और लैंड का। तो टॉरस साइन वैसे तो 5th हाउस के लिए बहुत अच्छा साइन है, लेकिन आप देखोगे कि टॉरस में बैठा है सन। और आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि टॉरस जो फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड में जब सन बैठता है तो उसको उसकी फर्टिलिटी सुखा देता है, ड्राई लैंड बना देता है, जमीन सुखा देता है, बंजर जमीन बना देता है, इन द सेंस कि यहाँ फर्टिलिटी कम कर देता है। और जो मतलब मटेरियलिस्टिक ये अच्छा होता है। मेलेफिक इन टॉरस गिव्स यू वेल्थ, लेकिन लाइफ वाइज कि टॉरस का जो लाइफ वाला जो एंगल है, फैमिली का एंगल है, उसके लिए बुरा होता है। और बाकी अपन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से भी चेक किए कि जैसे कि 2 5 11 अगर चाहिए, 2 5 11 चाहिए अपने को दशा भुक्ति अंतर में, उस हिसाब से भी चेक किए और फिर रेमेडी बताया। तो बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको राशि पकड़नी है और राशि का जो फ्लेवर है उसको देखना है कि किस हाउस में राशि का कौन सा फ्लेवर आ रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। राशि के बाद आपको प्लैनेट्स पकड़ने हैं और सबसे पहले D1 में काम करना है। D1 को कंफर्म करने के लिए आपको D9 में या अदर डिविजनल चार्ट्स को चेक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अपना कुंडली दिखाना हो तो कांटेक्ट कीजिए। और जल्दी मैं कोर्स लाने वाला हूँ बृहत पराशर शास्त्र और फल दीपिका और दूसरे पुस्तकों का, क्योंकि पुस्तकों के वीडियो बनाने में मेरे को यूट्यूब में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ नहीं रहा है, रीच नहीं मिल रहा है। बहुत कम लोगों को वो वीडियोस देखने होते हैं, तो वो बहुत कम लोग मेरे पास से देख सकते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग को शायद सिर्फ कचरा वीडियो देखना है, जो ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत भरे हुए हैं। लेकिन अब अगर रिजल्ट उसमें ही आता है तो मैं वही बनाऊंगा, और जो क्वालिटी वीडियोस हैं वो कोर्सेज में ही अपलोड करूंगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना सवाल पूछिए, सब्सक्राइब कीजिए।